हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी प्रीवियस 3 क्लास थी यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे। और आज हमारी ये 4th क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आज के टॉपिक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर उनको डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आपको ऑप्शंस दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस। तो इनमें से जो क्वेश्चन में पूछा वो ये है कि जो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो मतलब कौन जाने जाते थे। तो इसमें आपको ऑप्शंस में बताना कि कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो बेसिकली इसका जो आपको देखने को मिलेगा, जो भारतीय पुनर्जागरण का जो जागरण के पिता मतलब कि माने जाते थे पुनर्जागरण के पिता, वो राजा राम मोहन रॉय देखने को मिलेंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये प्रथम भारतीय मतलब कह सकते हैं ये प्रथम भारतीय थे जो मतलब जिन्होंने सबसे पहले यानी कि भारतीय समाज के अंदर यानी सबसे पहले इन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो भी यानी बुराई वगैरह थी, ठीक है, उनके खिलाफ में तो इन्होंने आंदोलन चलाया था, विरोध किया था उन चीज़ों का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट देखने मिलेगा। देन इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसमें पूछा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन देखने को मिलेंगे। सी आर दास थे, या आपके महात्मा गांधी, या राजा राम मोहन रॉय, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो आपको ब्रह्म समाज के जो संस्थापक देखने को मिलेंगे वो राजा राम मोहन रॉय देखने को मिलेंगे। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कह सकते हैं हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन यानी कि जो ये ब्रह्म समाज है, ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन। और इसमें जो ये मतलब कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे, इसमें जो ये आंदोलन मतलब इस टाइम पे हुआ था, ये 1828 के ईस्वी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन रॉय देखने को मिलेंगे जो इसके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखो भाई सेम मतलब क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, यहाँ पे भारतीय नाम ऐड कर दिया कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आपके केशव चंद्र सेन, या राजा राम मोहन रॉय। तो इसमें आपको कौन देखने को मिलेंगे भारतीय मतलब कि बेसिकली इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो देखो ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, और वो वहाँ पे केवल ब्रह्म समाज के पूछे थे। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो केशव चंद्र सेन देखने को मिलेंगे, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो आपको भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो केशव चंद्र सेन, इसका जो आपको ऑप्शन देखने मिलेगा वो सी वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका जो जनक है वो कौन थे। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले देखने मिलेंगे, या आपके बाल गंगाधर तिलक, या आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक हैं बेसिकली वो देखो ना तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, ना ही आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे, ना ही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। तो इनमें से यानी कि आपका डी वाला ही ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी इनमें से वो कोई भी नहीं थे। जब इनमें से कोई नहीं तो फिर वो जो राष्ट्रवाद के जनक थे वो कौन देखने को मिलेंगे आपको। यानी जो भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक हैं वो आपको देखने मिलेंगे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, वो आपको देखने मिलेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय आपको वो देखने को मिलेंगे, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय आपको वो देखने को मिलेंगे जो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हैं। और इनको यानी कि ये कह सकते हैं आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं उनको लिख देता हूँ, आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है इनको, आधुनिक भारत के पिता। ठीक है, आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जानते हैं राजा राम मोहन रॉय को, आधुनिक भारत के पिता। ठीक है, और आपके इसमें यानी कि नव प्रभात के नाम से भी जाने जाते हैं ये, नव प्रभात। ठीक है, नव प्रभात, नव प्रभात के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा। तो क्योंकि इनमें से राजा राम मोहन रॉय तो दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का जो मार्टिन लूथर यानी कहलाता है, किसे कहा जाता है मार्टिन लूथर भारत का। ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। पहले ऑप्शंस पे आपका दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आपका राजा राम मोहन रॉय, थर्ड है आपका स्वामी विवेकानंद, और फोर्थ दिया हुआ आपका स्वामी श्रद्धानंद। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन ने पूछा ये है कि जो भारत का मार्टिन लूथर है वो आपको कौन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सही वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी देखने को मिलेंगे, यानी ए वाले, यानी जो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाने जाते थे। क्योंकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये आर्य समाज के आपको संस्थापक देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्य समाज के, ये आर्य समाज के यानी संस्थापक देखने को मिलेंगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे।
और ये जो कह सकते हैं शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। ये शुद्ध वैदिक परंपरा थी उसमें ये मतलब विश्वास करते थे। और इन्होंने एक मतलब कि कह सकते हैं एक नारा भी लगाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वो जो नारा था उसका नाम था आपका वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, देखने को मिलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, देन ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वो किसके आधार पर की गई थी, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, या महात्मा गांधी जी के द्वारा, या आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। जो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी वो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा देखने को मिलेगी, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्यार्थ प्रकाश जो है एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, वो किसके द्वारा यानी कि बताई गई है, आर्य समाज की है, या ब्रह्म समाज की है, या थियोसॉफिकल सोसाइटी की, या आपकी प्रार्थना समाज की है। तो इनमें से कौन किसकी देखने को मिलेगी, तो ये जो पुस्तक है यानी कि ये सत्यार्थ प्रकाश जो कि पवित्र पुस्तक है ये आपको देखने को मिलेगी आर्य समाज की। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित को कालक्रम मतलब कालक्रम अनुसार में मतलब लगाना। पहले पे आपका तुलसीदास दिए हुए हैं, दूसरे पे राजा राम मोहन रॉय दिए हुए हैं, तीसरे पे आपके स्वामी विवेकानंद दिए हुए हैं, चौथे पे आपके दयानंद सरस्वती जी दिए हुए हैं। इनकी जो यानी कि ये जो आपको क्रमानुसार आपको ऑर्डर करना अरेंज में इनके कालक्रम अनुसार बताना। तुलसीदास की बात करें तो ये आपको 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, 16वीं से लेकर 17वीं के बीच में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी की बात करें तो आपको ये देखने को मिलेंगे 1722 से लेके 1833 ईस्वी के समथिंग में। ठीक है, 1833 ईस्वी के समथिंग में देखने को मिलेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी की यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे 1863 से लेकर 1902 के बीच में। और दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे 1824 से लेकर 1883 के ईस्वी के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके जो अब आप ऑर्डर कालक्रम अनुसार अरेंज कर सकते हो तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे कम देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले कौन सा देखने को मिलेगा इसमें आप देख सकते हो कि 16वीं 17वीं की यानी सबसे पहले तुलसीदास जी देखने मिलेंगे ए वाला। यानी अगर ऑप्शंस में पहले में एक दे रखा तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। तो केवल एक ही ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि एक दे रखा पहले में, तो आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका सीक्वेंस 1 2 3 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और बाकी वैसे आप जो ये कालक्रम अनुसार मैंने लिखे हैं उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले पे आपके ये आ गए तुलसीदास जी। ठीक है, 16वीं से लेकर 17वीं, दूसरे पे आपके 1722 से 1833। फिर उसके बाद में देखोगे तो 33 के बाद में आपका ये देखने को मिलेगा यानी कि 63 से 1902। ठीक, तीसरा वाला 63 से 1902, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक हो गया, 1 2 4 3 आएगा यहाँ पे, ये 1 2 4 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 3 आएगा क्योंकि देखो ये 1824 है ना, तो 1 2 4 3 देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, कोई नहीं पीडीएफ में ऐड कर देंगे। ये 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 देखने को मिलेगा। फिर चौथा वाला देखने को मिलेगा दयानंद सरस्वती जी का। और लास्ट में आपका देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंद जी का, जो आपको देखने को मिलेगा कितना यानी कि 1863 से लेके 1902 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है। आत्माराम पांडुरंग ने की थी, या ज्योतिबा फुले ने की थी, या एमजी चंद्राकर ने की थी, या एमजी रानाडे ने की थी। तो किसके द्वारा जो ये महाराष्ट्र के अंदर जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो किसके द्वारा की गई थी, जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट बताना है। तो बेसिकली जो ये प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले जो थे, देखो सबसे पहले इसकी जो स्थापना आपको देखने को मिलेगी 1867 में, वो देखने को मिलेगी 1867 में, और मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी 1867 में। और ये जो थी यानी कह सकते हैं जो आचार्य थे केशव चंद्र। ठीक है, जो आचार्य जो थे केशव चंद्र। ठीक है, जो आचार्य जो थे केशव चंद्र। ठीक है, जो आचार्य थे केशव चंद्र, उनकी प्रेरणा से ही यानी कि इन्होंने जो आत्माराम पांडुरंग जी थे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कब, 1867 के टाइम में। ठीक है, 1867 ईस्वी में। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, कि किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, वो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस संगठन की स्थापना की गई है, जो मतलब कि ये इन्होंने पूछा कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे इनके द्वारा कौन से संगठन की स्थापना की गई थी। तो गोपाल मंडले की, या श्री नारायण सभा की, या सत्य शोधक समाज की, ये आपको देखने को मिलेगा महाजन सभा की। तो इनमें से जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे इन्होंने किस मतलब इनके द्वारा किस संगठन की स्थापना देखने को मिलेगी, तो आपको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सत्य शोधक समाज की आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि 1873 ईस्वी के दौरान में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन आपका यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखो इनका जन्म 1827 में देखने को मिलेगा।
इनका आपका जो जन्म है इनका यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले का 1827 में देखने को मिलेगा। और एक ही माली परिवार में माली घर में ये देखने को मिलेगा इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता मुख्यतः थी वो किन कारणों थी, यानी एनी बेसेंट के कारण आपको देखने मिलेगी, या कर्नल एच अलकाट के कारण, या सर विलियम कुक के कारण, या एम मालवीय के कारण। ठीक है, तो इनमें से आपको जो ये कह सकते हैं भारत के अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता का मुख्य देखने को मिलता है कारण, वो किन किन को देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें आपको एनी बेसेंट के कारण ही देखने को मिलेगी जो ये सफलता थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत के अंदर, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा ही देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई थी। ये एक अधिनियम था शारदा अधिनियम, इसकी बात करें तो इसमें जो लड़के की और लड़की की जो मतलब लड़का लड़की दोनों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी कर दी गई थी, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे 12 एवं 16। ठीक है, या 14 और 18, या आपको 15 और 21 देखने को मिलेगी, या 16 एवं 22। तो इसमें जो 14 और 18 आपको देखने को मिलेगी, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो 14 वर्ष थी वो तो लड़कों की थी और 18 वर्ष की बात करें तो वो लड़की के लिए थी, यानी गर्ल्स के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे, और ये एक समाज सुधारक भी थे, और साथ में समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में इनकी एक प्रमुख संघर्षकर्ता भी जानी जाती है, ये एक प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। ठीक है, तो इनमें से आपको जो ये ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है इनके बताने की किसके मतलब रेस्पेक्ट में है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में पहला दिया हुआ कि दादाभाई नौरोजी के रेस्पेक्ट में क्या इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, मतलब इनके उसमें है विचार में, या आपके BM मालावारी के में, या BP वाडिया के में, या आपकी नौरोजी फरदैन के में। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे BP मालावारी के रेस्पेक्ट में देखने मिलेंगी, ये जो सारी बातें हैं BP मालावारी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी निवासी थे, ये भी आपको ध्यान रखना पारसी थे ये। दूसरी बात, ये इंडियन इंस्पेक्टर के साथ साथ में वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे, और ये एक समाज सुधारक भी रहे। साथ में जो समिति आयु अधिनियम था 1891 का, इसके ये प्रमुख संघर्षकर्ता भी जाने जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन देखने मिलेगा वो बी वाला देखने को मिलेगा, यानी BM मालावारी। ठीक है, BM मालावारी आपको देखने को मिलेगा ये। और इसमें हुआ क्या था, इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम विवाह की आयु थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना इस नियम के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा, BM मालावारी। नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित एवं राजनीतिक संस्थाएं से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सैयद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो अब्दुल अजीज था, या मोहम्मद अल हुसैन, या राजा शिव प्रसाद, या गोविंदास। तो इनमें से कौन देखने मिलेगा वो संस्थापक जो यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक देखने को मिलेगा। तो इनमें से वो कौन था जो इसका संस्थापक था, वो राजा शिव प्रसाद आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो जो ये एसोसिएशन है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1888 में देखने को मिलेगी, 1888 ईस्वी में। ठीक है, 1888 ईस्वी में ये देखने को मिलेगी, और ये जो ये कह सकते हैं जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा, यानी कि 1 सेकंड में इसको रीड करके लिख देता हूँ। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और साथ में एक बनारस के राजा थे। ठीक है, एक साथ में बनारस के राजा भी थे जिनका नाम था शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह, ये भी ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा यानी इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन देखने मिलेगा वो सी वाला देखने मिलेगा, यानी कि राजा प्रसाद। ठीक है, 1 सेकंड, ये शिव राजा प्रसाद। ठीक है, तो ये सेकंड वाला सी वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको मतलब कह सकते हैं जो मतलब कि एसोसिएशन वगैरह विभाग वगैरह दी हुई हैं वो आपको बताने हैं, और ये किसके द्वारा यानी बनाए गए ये आपको बताने इधर सूची 2 में। तो सूची 1 में दिए हुए इंडियन एसोसिएशन, नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, फिर है आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर आपकी मद्रास महाजन सभा। इधर आपके दिए हुए आनंद चारलू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, या फिरोज शाह मेहता। तो इनको आपको मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा देखने मिलेगी, यानी ए का 2 आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और देखो अभी जैसे हमने देखा कि ए का 2 ऑप्शन है, यदि आपका ए का 2 किसी ऑप्शन में देखने मिलेगा सिंगल ऑप्शन, देखो अभी सिंगल दोनों में आपको देखने मिल रहा है कि ए का 2 दोनों में, तो इसका मतलब तीसरा चौथा तो गलत हो गया, हमें इस पर फोकस करना नहीं। बाकी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा कि पूना और सार्वजनिक सभा किससे रिलेटेड है, तो ये आपको महादेव गोविंद रानाडे से देखने मिलेगा, यानी बी का आपको 3 देखने मिलेगा।
बी का आपको 3 देखने को मिलेगा। आप फिर से ऑप्शन चेक कर सकते हो क्या बी का 3 है। देखो बी का 3 केवल एक ही में ही है, पहले वाले ऑप्शन में बी का 3, तो यानी दूसरा भी गलत होगा। तो इस तरीके से आपको केवल 2 ऑप्शन से आप आंसर्स को मतलब चेक कर सकते हो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी हम आंसर्स को और मैच कर लेते हैं। और तीसरे की बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किसकी देखने को मिलेगी, तो ये फिरोज शाह मेहता की देखने को मिलेगी, और यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये आनंद चार्लू की देखने को मिलेगी, यानी डी का 1 हो जाएगा। अब आपका सीक्वेंस 2 3 4 1 देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। 2 3 4 1 आपको पहले वाले में देखने को मिलेगा 2 3 4 1, यानी कि आपका ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेशन यूज करके आप टाइम को भी बचा सकते हो अपने, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर कहा गया, यानी कारण। अभिकथन इन्हें बोला है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। इनके द्वारा जो किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। नेक्स्ट दिया हुआ कि क्या मतलब वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो आपको ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें दोनों स्टेटमेंट ये बताना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेंगी, क्योंकि 1866 में ही दादाभाई नौरोजी के द्वारा लंदन के अंदर जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन था वो किया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात करें तो ब्रिटिश जनमानस को ये काफी प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि ए आर तो देखो दोनों ही सही, लेकिन जो आर वाला है ये एक ही आपको व्याख्या करता है, क्योंकि इन्हीं के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि ए आर दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट देख सकते हो, पहला वाला तो है नहीं, ठीक है, आर गलत है, दूसरा नहीं, तो ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, तो यानी सी वाला ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन वो कहाँ देखने को मिलेगा, यानी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता के अंदर या लाहौर या मुंबई या पुणे के अंदर। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। और ये कब यानी कि कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, वो 1885 में आपको देखने को मिलेगी, 1885 में। और एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम द्वारा, ये भी ध्यान रखने, एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि वहाँ के मतलब कह सकते हैं एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे ये, ठीक है। ये जो थे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ध्यान रखना, ठीक है। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ये देखने मिलेंगे, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी वहाँ के देखने मिलेंगे। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसका जो मतलब कि पहला हमें मतलब कि कह सकते हैं जो पहला अधिवेशन देखने को मिलता है वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में, 28 से 30 दिसंबर के बीच में। और कब, 1885 को, ठीक है, 28 से 30 दिसंबर के बीच में 1885 को ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें 1 सेकंड, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में महासचिव कौन था, मतलब कौन देखने को मिलता है कि जब INC की मतलब कि कह सकते हैं स्थापना की गई थी 1885 में, तो उसका जो महासचिव है वो कौन देखने को मिलता है। मैंने ऑप्शंस में आपको बताया कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एओ होम द्वारा, तो इसमें ऑप्शन में आपको पहले में देखने को मिलेगा, बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष देखने को मिलता है, यानी वो कौन से प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एओ ह्यूम या AS बनर्जी या WC बनर्जी या आपके दादाभाई नौरोजी। तो इनमें से कौन देखने को मिलेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष वो आपको देखने को मिलेंगे WC बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि 1887 में यानी 1887 में जब मद्रास के अंदर इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, मद्रास के अंदर इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष पे ये चुने गए थे जो WC बनर्जी थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखने को मिलेंगे वो कौन देखने को मिलेंगे, आप ऑप्शंस में देख सकते हो। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ कि अबुल कलाम आजाद, नेक्स्ट दिया हुआ आपका रफी अहमद किदवई, नेक्स्ट आपका दिया हुआ AM अंसारी, नेक्स्ट आपका दिया हुआ बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनमें से कौन सा आपको सही देखने को मिलेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कौन देखने को मिलेंगे, जो कि INC के यानी कि सबसे पहले कह सकते हैं जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था वो कौन देखने को मिलेगा, INC का प्रथम पूछा निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है। तो वो कौन था, एओ ह्यूम या जॉर्ज यूले या अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट।
तो जॉर्ज यूले जो थे ये देखने को मिलेंगे, जो कि एक यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक है, यूरोपीय थे ये, यूरोपियन, और ये आईएनसी के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष के वहाँ पे मतलब ही सेलेक्ट किए, मतलब ये चुने गए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज यूले। और देखो इन्होंने ही, मैं कह सकता हूँ कि जो 1888 में भी, ठीक है, 1888 में, 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी के दौरान में ही जो आईएनसी का यानी कि चौथा यानी चतुर्थ अधिवेशन कह सकते हैं जिसे हम, उसकी अध्यक्षता की थी, तो जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतलब कभी भी संबंध नहीं रखा उन्होंने आईएनसी में, ठीक है, आईएनसी के अंदर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर कभी भी उनके कोई संबंध नहीं रहे। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे फिरोज शाह मेहता, या आपके हकीम अजमल खान, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या सर सैयद अहमद। तो इनमें से वो कौन था जिसने मतलब जो कभी भी आईएनसी के संपर्क में या संबंध में नहीं रहा, तो कौन देखने को मिलेगा, वो सर सैयद अहमद देखने को मिलेंगे, यानी आपको डी वाला ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सर सैयद अहमद थे, इनका कभी भी यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं रहा, तो आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना जा सका, ठीक है। तो यानी कि वो कौन था मतलब जिसको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में कभी भी चुना ही नहीं गया था। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कौन थे वो, लाला लाजपत राय जी, या एनी बेसेंट जी, या मोतीलाल नेहरू जी, या बाल गंगाधर तिलक जी। तो इनमें से कौन थे वो जो मतलब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसकी कभी भी वो अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो आपको देखने को मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, क्योंकि कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जो थे महाराष्ट्र के, ये एक चिंत पावन ब्राह्मण जाने जाते थे, ठीक है, चिंत पावन ब्राह्मण के उस नाम से जाने जाते थे, ठीक है, चिंत पावन ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने मतलब कह सकते हैं केसरी और मराठा का संपादन किया है, ठीक है, केसरी और मराठा, ये आपको देखने मिलेंगे, केसरी और मराठा का इन्होंने संपादन भी किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। और इनका एक काफी मतलब कि फेमस नारा भी था, वो नारा जो था बाल गंगाधर तिलक जी का वो ये था कि स्वराज, मतलब मैं लिख देता हूँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना, इनका जो मतलब काफी प्रसिद्ध नारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा देखने को मिलेगा, डी वाला, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन वो कौन सा था, यानी कि जिसकी जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कौन सा अधिवेशन था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा मैंने की गई थी, वो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1921 में देखने को मिलेगा, दूसरा आपका गया अधिवेशन जो कि 1922 में देखने को मिलेगा, तीसरा आपका बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में देखने को मिलेगा, चौथा कराची मूर्तिकला अधिवेशन जो कि 1930 में देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एकमात्र अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी या उन्होंने की थी, तो आपको देखने मिलेंगे इसमें बेलगांव अधिवेशन 1924 का, ठीक है, वो बेलगांव अधिवेशन देखने मिलेगा 1924 का, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा केवल यानी एक बार ही की गई थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी देखने को मिलेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट जी देखने को मिलेंगे, श्रीमती एन सेनगुप्ता जी देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो श्रीमती एनी बेसेंट जी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब कांग्रेस का जो मतलब जो 32वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, यानी कि जब मतलब कांग्रेस का जो 32वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, 32वां वार्षिक अधिवेशन, तो मतलब लगभग 26 से लेके 29 दिसंबर में, और वो भी कब, 1917 में, ठीक है, 1917 में कलकत्ता में देखने को मिला था। और उसी टाइम पे ये सबसे पहले मतलब कह सकते हैं जो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे चुनी गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊपर सॉरी मतलब कि ये दिए हुए हैं कि ऊपर नीचे सॉरी नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है, यहाँ पे और नहीं आएगा, ठीक है। तो सूची 1 में देख सकते हैं क्या दिए हैं, सूची 1 में एक तरफ आपके अध्यक्ष दिए हुए हैं, ठीक है, सूची 2 में दूसरी तरफ आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभाओं के स्थान है वो देखने मिलेंगे, कहाँ कहाँ वो देखने को मिले, ठीक है। तो पहले आपका दिया हुआ कि अब्दुल कलाम आजाद जो अध्यक्ष हैं, नेक्स्ट सरोजिनी नायडू, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो इनके सभा के स्थान यानी ये सभा कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे और कब कब, ठीक है, इधर दिए हुए अमृतसर 19, मुंबई 1934, या कानपुर 1925, या रामगढ़ 1940, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करें अबुल कलाम आजाद की, तो ये आपको रामगढ़ देखने को मिलेगी 1940 के अंदर, ठीक है, ए का यानी कि 4 देखने को मिलेगा।
ऑप्शन में देख सकते हो क्या ए का 4 है किसी में? देखो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। देखो ए का यहाँ पे 1 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ए का 2 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ए का 3 ये भी गलत होगा, और केवल ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। तो इसका मतलब आप एक ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो बाकी गलत रॉन्ग ऑप्शन को। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ही हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी का यानी कि ये रामगढ़ जो थे, यानी कि रामगढ़ के अंदर 1940 में देखने को मिलती है सभा, अध्यक्ष जो थे इसके। और सरोजिनी नायडू जी की बात करूँ तो आपको कानपुर देखने को मिलेगी 1925 में। ठीक है, ये आपको कानपुर देखने को मिलेगी 1925 के अंदर, यानी कि इसमें बी वाला हो जाएगा, यानी कि बी का 3। ठीक है, बी का 3, ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू जी की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? अमृतसर के अंदर 1919 में, यानी कि 3 का 1 देखने को मिलेगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि मुंबई में देखने को मिलते हैं 1934 में, जो इनकी जो सभा का स्थान देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो डी का 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, डी का 2, तो ए का 4, बी का 3 और सी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डी का 2। तो 4 3 2 1 आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। 4 3 2 1 जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में बताना। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन विभिन्न स्थान दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके वर्ष दिए हुए हैं, और जो मतलब आयोजित की गई थी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसकी सूची दी हुई है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना, सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में आपको देखने को मिलेंगे उनके स्थान, सूची 1 में आपको स्थान देखने को मिलेंगे। ठीक है, सूची 1 के अंदर स्थान, और सूची 2 में उनके वर्ष देखने को मिलेंगे। तो पहले में आपका दिया हुआ मेरठ, और दूसरे में आपको दिया हुआ कानपुर, तीसरे में लखनऊ, चौथे में बनारस, और इधर जो वर्ष दी हुई है आपको देखने को मिलेंगी 1916। ठीक है, और 1905, 1946, 1925 ये आपको मैच करने हैं। तो मेरठ की बात करें तो ये आपको मेरठ अधिवेशन जो देखने को मिलता है वो आपका 1946 में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरठ जो अधिवेशन था वो आपको 1946 में देखने को मिलेगा, 1946 में। और यदि मैं कानपुर अधिवेशन की मैं बात करूं तो कानपुर अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा ये 1925 में। कानपुर अधिवेशन आपको 1925 में देखने को मिलेगा। और लखनऊ अधिवेशन की मैं बात करूं तो आपको 1916 में देखने को मिलेगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और बनारस अधिवेशन की बात करें तो 1905 में आपको देखने को मिलेगा, बनारस अधिवेशन 1905 में। अब इनको अरेंज कर सकते हो। मेरठ अधिवेशन जो था वो 1946 में था, यानी कि ए का 3 देखने को मिलता। ऑप्शन में चेक कर सकते हो क्या ए का 3 है? देखो ए का 3 दो ऑप्शन में, तो ए वाला भी गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया, नहीं ए का 3 केवल दो ऑप्शन में, बी और 3 में। बी का देखना तो कानपुर अधिवेशन 1925 में था, कानपुर अधिवेशन 1925 यानी ए का बी का 4 देखने को मिलता है, तो बी का 4 सी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, बी का 4 सी वाले ऑप्शन में। तो यानी ये भी गलत हो गया, ओनली सी ऑप्शन ही करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो आज की क्लास में थे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी होती है तो उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद। और देखो आपको वो PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो।